हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज जो टॉपिक लाए हैं समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति का पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आज का टॉपिक जो है पार्ट 2 है, रूस, समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। स्पेशली हम इसमें रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो ठीक है, तो आई होप कि आप सब जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सबको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और एक ही वीडियो जो है ये पार्ट 2, इसी में चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं रूस की क्रांति के बारे में। चलिए, और हम रूस की क्रांति के बारे में बात करें, रूस की क्रांति, तो रूस के प्रथम शासक था, रूस का प्रथम शासक पीटर महान। ठीक है, पीटर महान। ठीक है, तो रूस के प्रथम शासक था पीटर महान। देखिए, पीटर महान के समय रूस को बहुत ही ज़्यादा माने कि इज्जत जो होता है सब कुछ ज़्यादा दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ये पीटर महान के समय रूस माने कि अपनी जो होता है ना अग्र माने कि चरण सीमा पर था। बाद में इसके समय विशेष कुछ जानने वाला नहीं है। ठीक है, अगला शासक बनता है अलेक्जेंडर प्रथम। अलेक्जेंडर प्रथम। ठीक है, अलेक्जेंडर प्रथम के भी बारे में हमको कुछ पढ़ना नहीं है विशेष रूप से, बस इतना जान लेते हैं। अलेक्जेंडर प्रथम को ही लेनिन जो आएगा बाद में आने वाला है, तो लेनिन का भाई ने मार दिया था, जिसके कारण अलेक्जेंडर प्रथम के माने कि हत्या के आरोप में लेनिन के भाई को माने कि गोली मार दिया जाता है। ठीक है, हमको अलेक्जेंडर प्रथम नहीं पढ़ा, थोड़ा सा हमको पढ़ना है अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में। अब जो आता है इसके बाद जो शासक आएगा अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, पीटर महान के बाद शासक रहता है अलेक्जेंडर प्रथम। अलेक्जेंडर प्रथम के बाद अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़ा सा याद रख लेना है। अलेक्जेंडर द्वितीय के समय ही हुआ था क्रीमिया युद्ध। ठीक है, क्रीमिया युद्ध अलेक्जेंडर द्वितीय के समय हुआ था, इसको हम नोट कर लेते हैं। क्रीमिया युद्ध अलेक्जेंडर द्वितीय के समय हुआ था, क्रीमिया युद्ध। ठीक है, जो 1854 से लेकर के 1856 तक चला था। ठीक है, क्रीमिया युद्ध होता है अलेक्जेंडर द्वितीय के समय। ठीक है, अब आगे अलेक्जेंडर द्वितीय के समय बहुत बड़ा माने कि किसान विद्रोह कर देता है, जिसके कारण किसान के लिए ये कुछ सोचता है। और जो कृषि जो उस समय जो हो रहा था, जिस समय रूस में जो अलेक्जेंडर द्वितीय शासक था, इस समय जो कृषि हो रहा था, उस समय बंधुआ मजदूर खेती करते थे। ठीक है, इसीलिए क्या कर दिया, दयनीय स्थिति था किसान का, इसलिए क्या कर दिया अलेक्जेंडर द्वितीय, कृषि दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, कृषि दास प्रथा को समाप्त, कृषि दास प्रथा को समाप्त, कृषि दास प्रथा को समाप्त 1861 ईस्वी में किया अलेक्जेंडर द्वितीय। याद रखना, ये बहुत ही वीवीआई है। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, 1854 ईस्वी में। ठीक है, क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, ये भी बात याद रख लेना। इसी युद्ध में माने कि मुख्य रूप से एक रूस था जो इटली 4-5 को देश से लड़ा था। ठीक है, तो क्रीमिया युद्ध में इसमें रूस की हार हुई थी। ठीक है, क्रीमिया युद्ध में रूस की हार हुई थी, और यही रूस की क्रांति का ये भी कारण एक बनेगा। ठीक है, क्रीमिया युद्ध, क्योंकि इस क्रीमिया युद्ध में रूस की हार हो जाती है और कृषि और अलेक्जेंडर द्वितीय क्या करता है, कृषि दास प्रथा को समाप्त कर देता है। ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय कृषि दास प्रथा को समाप्त करता है, लेकिन इससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय जो किसान की जो स्थिति थी बहुत दयनीय था और किसान कुछ कर नहीं पाया और आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जा रहा था। ठीक है, आधुनिकरण की मन की बहुत बड़ी एक समस्या थी, क्योंकि आधुनिक तरीका से जो मशीन से होता है खेती, वो सब नहीं किया जा रहा था। तो ये कृषि दास प्रथा को समाप्त करने के बाद भी कि रूस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद आगे आता है जार निकोलस प्रथम। अगला शासक जो आएगा जार निकोलस प्रथम। ठीक है, जार निकोलस प्रथम ऐसे लिख दिए। तो जार निकोलस प्रथम, इसके बारे में हमको कुछ जानना नहीं है, बस अब जार आएगा। जार माने आप जान लेते हैं थोड़ा सा, जार माने क्या होता है। तो जार जो है ये जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। ठीक है,
तो रूस में जो ये रूस की क्रांति न पढ़ रहे हैं, तो रूस में जार का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, रूस में जार का अर्थ होता है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। लेकिन भारत में जार का अर्थ मिट्टी का पात्र या मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, मिट्टी का पात्र होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट, और भारत में जार का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र। ठीक है, जार निकोलस प्रथम के बारे में हमको पढ़ना नहीं है विशेष रूप से। अब जार निकोलस प्रथम के बाद हमको पढ़ना है पूर्ण रूप से, तो पढ़ना है जार निकोलस द्वितीय के बारे में। अब अगला शासक आता है जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। तो अब जार निकोलस द्वितीय के बारे में हमको बहुत ही पढ़ना है, क्योंकि इसी के समय तो रूस की क्रांति होगा। ठीक है, रूस की क्रांति, तो रूस की क्रांति को ब्रैकेट में लिख देते हैं 1917। माने रूस में क्रांति जो हुई थी या कब हुई थी, दिसंबर 1917 में, सॉरी पहले दिसंबर, नवंबर जो है, मार्च अक्टूबर जो है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे पढ़ा करके। और ये रूस की क्रांति पर जान लेते हैं 1917 में हुआ था। तो देखिए जार निकोलस द्वितीय के बारे में आप जान लेते हैं। पहली बात तो जार निकोलस द्वितीय कैसा शासक था, तो जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था। ठीक है, अयोग्य माने कि राजा बनने योग्य था ही नहीं जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, और यह राजा बनता है जार निकोलस प्रथम के बाद राजा। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय कैसा शासक था, अयोग्य शासक था। ठीक है, और यह एक क्रूर शासक था। ठीक है, आप जान लेते हैं जार निकोलस की पत्नी थी जारीना। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जारीना थी। ठीक है, और यह जो जार निकोलस द्वितीय था, यह जारीना की खूबसूरती पे मोह गया था। ठीक है, जो जारीना बोलती थी वही काम कर रहा था जार निकोलस द्वितीय, केवल जारीना की खूबसूरती के कारण। ठीक है, तो जार निकोलस द्वितीय है, यह हमेशा जो बोल देती थी जारीना, यह जारीना की बात मान लेता था। कौन, तो जार निकोलस द्वितीय हमेशा ही क्या बोलता है, जरीना की ही बात मानता था। अब क्या होता है, जरीना को भी एक दूसरा से प्यार हो जाता है। ठीक है, जरीना भी एक दूसरे से नाजायज संबंध बनाने लगती है, और वह रहता है, ये जरीना जो बनाती है ये पादरी। ठीक है, रूस में एक पादरी रहता है, पादरी अच्छा था नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है भ्रष्ट पादरी। ठीक है, भ्रष्ट। ठीक है, तो उस भ्रष्ट पादरी जो था उसका नाम था रासपुतीन। भ्रष्ट पादरी का नाम था रासपुतीन। ठीक है, तो यह जो जरीना थी, यह रासपुतीन की हमेशा बात मानती थी। यह जरीना जो थी, यह रासपुतीन की बात मानती थी। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, जार निकोलस द्वितीय जो है, यह मुख्य रूप से जो बात है, यह जार निकोलस द्वितीय जरीना को बात मानता था। ठीक है, और जरीना रासपुतीन की बात मानता था। यानी कि रासपुतीन को जो मन होगा वो चाहेगा तो रूस में करवा सकता है। ठीक है, तो यह रासपुतीन को जैसा जैसा मन कर रहा था वो सभी काम करवा रहा था। कहाँ पे, रूस में। किससे, तो जरीना की मदद से, जार निकोलस द्वितीय से। ठीक है, यही हो जाता है जार निकोलस द्वितीय का यह जो नीति जो बनाता है सब असफल हो जाता है। तो यह भी रूस की क्रांति एक कारण रहेगा। क्या चीज, तो ये जार निकोलस द्वितीय और जार का असफल नीति, क्योंकि यह जो दोनों बैल है, यह दोनों किसका बात मानेगा, रासपुतीन का। रासपुतीन कौन था, तो यह एक भ्रष्ट पादरी था रूस के। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के समय क्या हो जाता है, माने बहुत ही ज्यादा टेनामेनी होने लगता है, जिसके कारण माने टेनामेनी माने जो रूस में माने इधर से उधर माने जनता माने इत्र वित्र हो जाता है। माने चाह रहा था जनता जो हम कब इस अयोग्य शासक से क्या करें, निपटारा पाले, जिसके कारण दिमाग लगा लेता है कौन, ये जार निकोलस द्वितीय, जब हमको भी जनता को शांत रखना है, इसलिए यह माहौल ज़्यादा बिगड़े नहीं, इसके कारण क्या कर लेता है, यह 1905 में जापान से युद्ध हो जाता है। जापान से 1905 में रूस एवं जापान के बीच युद्ध।
रूस एवं जापान के बीच युद्ध, ठीक है। और ये जो रूस और जापान के बीच जो युद्ध होता है इसमें ज़्यादा मैंने ये जार निकोलस द्वितीय यह सोचता है जो आंतरिक जो मेरे जो रूस के अंदर जो छोटा मोटा जो विद्रोह हमारे खिलाफ हो रहा है, अगर हम जब जापान हम पर युद्ध किया है, जापान से जो युद्ध कर रहे हैं जिसके कारण मामला क्या हो जाएगा, माने ज़्यादा आदमी आंतरिक मामला को छोड़ करके जो बाहर का जो मामला है, बाहर से जो युद्ध लड़ रहे हैं इसमें ध्यान देगा, और यह ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया इस युद्ध में, क्योंकि ये जो सोचा था जैसे जैसे हो जाएगा, जो आंतरिक मामला को कम आदमी ध्यान देगा, बाहरी मामला को ध्यान देगा, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और जिसके कारण जो जार निकोलस द्वितीय जो है आंतरिक मामला में ही ज़्यादा ध्यान दे दिया, खुद आंतरिक मामला में ध्यान दे दिया और ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया जापान को, जिसके कारण क्या हो गया, जापान इस युद्ध को जीत जाता है। एक छोटा सा देश अगर हम देखेंगे तो रूस पूर्ण रूप से एशिया में ही पड़ता है, लेकिन इसकी राजधानी यूरोप में पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको यूरोप महादेश में हम सब जानते हैं, लेकिन ये है एशिया में। अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा हाथी सा देश, एक छोटा जो देश है, छोटा देश टापू सा 4 को बना हुआ है रूस के बगल में, छोटा देश है, यह जाकर के हरा देता है किसको, रूस को। इस युद्ध जो हो जाता है रूस और जापान के बीच में जो युद्ध होता है 1905 में, इस युद्ध के बाद जब इस युद्ध को जापान जीत जाता है, इस युद्ध के बाद बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है किसकी, तो रूस की, ठीक है। इस युद्ध में रूस के एक बहुत बड़ा घोर बेइज्जती हो जाता है, और यह भी क्या रहेगा, रूस की क्रांति के कारण, इस सब रूस की क्रांति के कारण बन रहा है, ठीक है। क्या मतलब है, जार निकोलस द्वितीय की अयोग्य नीति, ठीक है, असफल नीति, और जार निकोलस द्वितीय और अर्जेंटीना की भूमिका, ठीक है, ये भी कारण रहेगा। और क्या हो जाएगा, तो ये 1905 के रूस एवं जापान के बीच युद्ध, ठीक है, ये भी क्या रहेगा, 18 रूस की क्रांति के कारण, ठीक है। अगला चलिए, अब जब जार निकोलस द्वितीय जब 1905 के रूस एवं जापान के बीच में जो युद्ध होता है, इस युद्ध को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ की जनता आक्रोश में विद्रोह कर देती है और जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर बढ़ने लगती है, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय के महल की ओर बढ़ने लगती है। जार निकोलस द्वितीय के जब महल की ओर बढ़ेगी, यहाँ की जनता, रूस के जनता, उस महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो क्या होता है, जो यहाँ की जनता जो है 1905 ईस्वी में क्या करने लगती है, सेंट पीटर्सबर्ग जो महल है, महल की ओर क्या करने लगती है, बढ़ने लगती है। और जब सेंट पीटर्स महल की ओर जब बढ़ती है और यहाँ पर जब जाती है 9 जनवरी के दिन, यहाँ पर कब जाती है, 9 जनवरी, ठीक है, 1905 में, 1905 की घटना ये सब हो रही है। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ने लगती है। तो यहाँ के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, यह जार निकोलस द्वितीय ने सैनिकों से कह करके क्या करता है, जनता पर अंधाधुंध गोली चलवा देता है, अंधाधुंध। लाखों जो लोग थे वो लाखों के लाखों लोग क्या हो गए, मर गए, ठीक है। लाखों लोगों को मृत्यु के घाट सुला दिया गया, ठीक है। और वह दिन रविवार था, वह दिन क्या था, रविवार, ठीक है। यह दिन क्या था, रविवार, ठीक है, रविवार था। यहाँ पर क्या कर दिया गया था, खून कर दिया गया था, खून कर दिया था किसको, तो लाखों जनता को खून कर दिया गया था, जिसके कारण हम इसी दिन को क्या कहते हैं, 9 जनवरी 1915 में रविवार के दिन को खूनी रविवार कहते हैं, ठीक है। आयोग की खूनी रविवार के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लीजिए, खूनी रविवार किसे कहेंगे, तो खूनी रविवार की घटना रूस की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। देखिए लिखिएगा कैसे, एक बार सुन लीजिए। खूनी रविवार की घटना रूस की क्रांति से संबंधित है। उस समय रूस के जार निकोलस द्वितीय था, यह रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है। और जिसके जार निकोलस द्वितीय के अयोग्य होने के कारण यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जनता सेंट पीटर्स महल की ओर बढ़ने लगा, और सेंट पीटर्स महल की ओर जब बढ़ने लगा तो यहाँ पे जो रूस के जो शासक है जार निकोलस द्वितीय, यह क्या कर देता है, अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, और गोलियां चलवाने का आदेश दे देता है। और जब अंधाधुंध गोलियां चलाया जाता है तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को क्या कर दिया जाता है, ये मैंने यहाँ जो सेंट पीटर्स महल था वह खून ही खून हो जाता है, ठीक है, खून ही खून हो जाता है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, रूस में 2 कैलेंडर है, रूस में 2 कैलेंडर है, एक है जूलियन कैलेंडर, एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपको बता दे, जूलियन कैलेंडर है, यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है, 13 दिन,
13 दिन आगे, ठीक है। तो जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना दिन आगे है? 13 दिन आगे है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा खूनी रविवार का हुआ है 9 जनवरी 1905 को जूलियन कैलेंडर के अनुसार, और उल्टा लग गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब होगा? जाओ, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्या होगा? 13 इसमें जोड़ेंगे तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी, ठीक है। तो खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी को भी होता है, 22 जनवरी को होता है। रीजन देख लीजिए, 9 जनवरी को जूलियन कैलेंडर के अनुसार और 22 जनवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो खूनी रविवार आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। खूनी रविवार की घटना और रूस की क्रांति से संबंधित है, जिस समय रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, और जार निकोलस द्वितीय जब 1905 में जापान एवं रूस के बीच जो युद्ध होता है, जिस युद्ध में रूस की हार जाती है, जिसमें घोर बेइज्जती के कारण यहाँ की जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता है और सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ने लगता है। तो यहाँ के जो शासक थे जार निकोलस द्वितीय, जो जनता पे गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसके कारण सैनिकों ने यहाँ पे लाखों लोगों को माने कि मृत्यु के घाट सुला देता है। और वह दिन रविवार था, और उस दिन सेंट पीटर्सबर्ग खूनी खून हो गया था। इस घटना को खूनी रविवार कहते हैं, और यह घटना 9 जनवरी को जूलियन कैलेंडर के अनुसार और 22 जनवरी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी क्या रहेगा, रूसी क्रांति के कारण, रूस में क्रांति का कारण एक खूनी रविवार ही रहेगा। हम बार बार बतला रहे हैं, रूस की क्रांति के कारण याद रखिए। एक है जार निकोलस द्वितीय की असफल नीति या अयोग्य नीति, ठीक है, या जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश होना। ये चाहता था मानी कि हमको जो मन में है वो कर दे। ये चुहार को पता नहीं था जार निकोलस द्वितीय को, हमको मन में थोड़ी है इतना हम मान जरीना की बात है, जरीना मानिए भ्रष्ट पादरी के, तो निरंकुश तो मुख्य रूप से ही था नहीं, लेकिन अपने आप को ही मानता था, ठीक है। तो रूस की क्रांति के कारण क्या होगा? जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश होना, अयोग्य होना, और क्या बोल सकते हैं, जार निकोलस द्वितीय एवं जरीना की भूमिका, 3 गो। चौथा कारण क्या लिख सकते हैं? 1905 में रूस एवं जापान युद्ध, ठीक है। छठा कारण और क्या लिख सकते हैं? तो खूनी रविवार की घटना, ठीक है। ये सब क्रांति का कारण है, और क्रांति का कारण धीरे धीरे बतलाएंगे। बहुत क्रांति का कारण होगा, ये सब राजनीति कारण होगा। चलिए अब हम जानते हैं 1905 में रूस एवं जापान के बीच युद्ध में रूस क्या रहता है? हार जाता है, और जापान इस युद्ध को जीत जाता है। अब आगे होता है 1905 ईस्वी में जब रूस जापान के बीच युद्ध होता है। अब यहाँ पे अब आगे 1917 आता है, 1917। अब फिर टेनामेनी बढ़ने लगता है। टेनामेनी फिर माने इसके मतलब फिर अब लगता है जो अब फिर विद्रोह होगा। पूरी जनता फिर माहौल फिर गर्म हो गया था। अब लग रहा था जो रूस में फिर से विद्रोह होगा, ठीक है। इसके कारण फिर जनता जार निकोलस द्वितीय दिमाग लगा लेता है जो हमको क्या करना है, ठीक है। और दिमाग लगा करके उस समय चल रहा था, देखिए उन्हें आपको बतला देते हैं पहले 1914 में आप जानते हैं 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। अब क्या होता है 1914 के समय ही जो है ये जार निकोलस द्वितीय समझता है जब फिर हमारे रूस में क्या हो रहा है? क्रांति हो रहा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या कर देगा? ये जो जनता है हमसे राजगद्दी छीन लेगा, ठीक है, क्रांति कर देगा। इसके कारण 1914 में जो होता है प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। अगर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान ले कुछ, तो प्रथम विश्व युद्ध होता है 28 जुलाई। प्रथम विश्व युद्ध की घटना होती है 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होती है। देख लीजिए, तो ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या करता है? रूस के जो शासक है शामिल हो जाता है। रीजन क्या? देखिए प्रथम विश्व का क्वेश्चन पूछता है कारण क्या है, कोई दो कारण बतला है, ठीक है। तो प्रथम विश्व का एक तत्कालीन कारण है, तत्कालीन कारण याद रखिएगा। यह तत्कालीन कारण क्या है? देखिए प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कैसे होता है, तो इसके लिए भी मैंने आप 9th में पढ़े होंगे, बिस्मार्क का योगदान है, जो बेईमानी करता था उसके कारण हुआ। और आगे सबसे तत्कालीन कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने का जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सरायेवो में वह जाता है। वहाँ पर जो मंच पे जाता है, वहाँ पे उनको माने कि गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है।
ठीक है, गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया के लोग मैंने सेरेजेवा को क्या करता है, 30 दिनों का मोहलत देता है। ठीक है, एक बार लिख देते हैं क्या होता है। तो ऑस्ट्रिया तत्कालीन कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेरेजेवा में गोली मारकर हत्या कर देना। ठीक है, तो यह मैंने क्या होता है, तत्कालीन कारण क्या है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेरेजेवा में क्या कर दिया जाता है, गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है, जिसके कारण जो ये ऑस्ट्रिया देश है, यह बोस्निया को, ये बोस्निया जो है, जो यह ऑस्ट्रिया जो देश है, यह ऑस्ट्रिया देश बोस्निया जो देश है, बोस्निया को 30 दिन का मोहलत देता है। जो कैसे मेरे राजकुमार मरे हैं, इस राजकुमार जो कैसे मरे इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, नहीं तो हम आप पे आक्रमण कर देंगे। ठीक है, और 30 दिन का समय देते हैं। 30 दिन में क्या करता है, यह कोई विशेष जानकारी नहीं जुटा पाता है, क्योंकि यही के राजा बोस्निया के राजा मरवाए थे चार्ल्स तृतीय। ठीक है, तो कैसी जानकारी देगा। ठीक है, तो बोस्निया 30 दिन का मोहलत देता है, टाइम दिया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया को, तो इसमें कुछ नहीं कर पाता है बोस्निया, जिसके कारण 30 दिन के बाद यह माने कि बोस्निया में राजकुमार आर्टिक फर्डिनेंड को कब हत्या किया जाता है, 30 जून 1914 को। ठीक है, याद रखिए 30 दिन का टाइम देगा, तो 30 जून के बाद 1 महीना जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही सॉरी 28 जून, 30 जून नहीं 28 जून। ठीक है, तो 28 जून 1914 को, तो 28 जून के बाद यही 28 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत होता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्टिक फर्डिनेंड के मरने से माने कि 1 महीना बाद 28 जून को मारा जाता है, 28 जुलाई को स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि 1 महीना पीछे कर देना है। तो 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, 28 जुलाई 1914 को, जिसके कारण क्या होता है, 28 जून को पहले मारता है, तब तो 28 जुलाई को स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण है क्या चीज, तो प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्टिक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेरेजेवा में 28 जून 1914 को गोली मार करके हत्या कर देना, यह सबसे तत्कालीन कारण है, जिसके कारण दोनों के बीच में युद्ध होता है। और आप सबको 9th में ही पता होगा, धीरे धीरे करके सब देश आने लगता है, और इस देश के ऑस्ट्रिया एक पड़ोसी था जर्मनी आता है, जर्मनी। ठीक है, और बोस्निया को बचाने आता है रूस, इसी से एंट्री हो जाता है। ठीक है, रूस जब आता है तो जर्मनी एक बात बोल देता है, जब अगर कोई देश अगर ऑस्ट्रिया को कुछ करता है तो समझेंगे वो ऑस्ट्रिया को नहीं कर रहा है, रूस को कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, रूस ईगो माने कि हट कर देता है, सॉरी समझिए ना जी, आता है, बहुत हम कहानी 9th में बदलाए हुए हैं। ठीक है, तो अब दोनों में अब युद्ध होने लगता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, युद्ध में मैंने युद्ध बढ़ जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में मैंने रूस की हर एक ताकत रूस अपना आजमाता है, लेकिन यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में रूस विशेष रूप से सफल नहीं हो पाता है। मजबूरन इसको 1917 ईस्वी आएगा। ठीक है, 1917 की बात है, 1917 ईस्वी में अब रूस के जनता कहता है बहुत मनमानी हो गया राजा का, तो बहुत मनमानी किसका हो गया, जार निकोलस द्वितीय का। अब यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय को हटाया जाएगा। ठीक है, और जार निकोलस द्वितीय को हटाने के लिए क्या कर देता है, 1917 ईस्वी में क्रांति कर देता है। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में पहली बात तो 1917 में 2 क्रांति होता है, 2 क्रांति, एक होता है फरवरी या मार्च की क्रांति, मार्च, एक होता है अक्टूबर या नवंबर। ठीक है, अक्टूबर या नवंबर।
की क्रांति। दो क्रांति होता है, यह फरवरी या मार्च में होता है, या अक्टूबर या नवंबर में होता है, या जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हो जाता है। ठीक है, आपको बतला दें फरवरी या मार्च की क्रांति होता है। पहले क्या होगा, फरवरी या मार्च की क्रांति, ठीक है, इसी को हम सब कहते हैं मूनसेवी क्रांति। रीजन है, बतलाएंगे रीजन क्या है, इसी को नाम है मूनसेवी क्रांति, मूनसेविक क्रांति। इसको कहेंगे बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। देखिए क्या होता है, अब पहले ये बात सुन लीजिए तब उधर ध्यान दीजिएगा। 1917 ईस्वी में क्या होता है, तो फरवरी या मार्च, फरवरी या मार्च में क्या होता है, क्रांति होता है। फरवरी या मार्च में क्या होता है, क्रांति होता है 1917 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ये पूछता है फरवरी या मार्च की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात, फरवरी या मार्च की क्रांति होता है जार निकोलस द्वितीय के विरोध में। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय के विरोध में फरवरी या मार्च की क्रांति होता है। ठीक है, और फरवरी या मार्च की क्रांति जब होगा तो इसे फरवरी या मार्च की क्रांति को मोलसेविक क्रांति कहते हैं। और फरवरी या मार्च की क्रांति में जब लोगों का भीड़ क्या करता है, फरवरी या मार्च के समय, फरवरी के समय मान लेते हैं शुरू में, क्योंकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी में और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च में। ठीक है, क्योंकि जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ठीक है, तो फरवरी के समय क्या किया जाता है, 1917 में जो रूस के जनता ने सेंट पीटर्स जो महल है, फिर सेंट पीटर्स महल की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसके कारण फिर अब जनता राजा क्या करता है, सोचता है जो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सैनिक को आदेश देते हैं और फिर इस सबको मरवाते हैं। तो सैनिक को आदेश जैसे ही राजा देता है तो सैनिक इस बार क्या करता है, नहीं मारता है। जो विश्वासमंद जो गुप्त सैनिक था, ठीक है, जो वो भी माने कि गोली नहीं, कोई भी रूस के जनता पर गोली इस बार नहीं चलाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, रूस के जनता को मनोबल बढ़ जाता है जब सैनिक भी गोली नहीं चला रहा है। अब क्या करते हैं, रूस के शासक को यहाँ से उखाड़ फेंकते हैं। और क्या कर दिया, 1917 ईस्वी में रूस के शासक को मान कि मजबूरन हटना पड़ गया। और इसी के कारण क्या होता है, 1917 ईस्वी में अब क्या आएगा, मोलसेविक दल के मान कि शासन। अब यहाँ पर फरवरी या मार्च की क्रांति को जो मोलसेविक क्रांति कहते हैं, इसके तहत क्या आता है, यहाँ पर सम्राट शासक बन जाता है। रूस के सम्राट कौन बन जाता है, रूस का जार बन जाता है, जार केरेंस्की। ठीक है, एक बार आप सुन लीजिए, फरवरी या मार्च की क्रांति क्या है से आप क्या समझते हैं। फरवरी या मार्च की क्रांति रूस की क्रांति से संबंधित है, और यह जार निकोलस द्वितीय को हटाने के लिए यहाँ की जनता ने सेंट पीटर्स महल की ओर माने कि आगे बढ़ने लगा। और यहाँ के शासक जार निकोलस द्वितीय ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। तो यहाँ के सैनिक ने इस बार गोली नहीं चलाई, जिसके कारण जनता को मनोबल बढ़ गया और जनता ने राजा की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। और जार निकोलस द्वितीय और इनकी पत्नी जरीना को सभी को बंदी बना लिया गया, और सबको बंदी बना करके मार दिया जाएगा 1918 में। याद रखिएगा, इस सब को मार दिया गया जुलाई 1918 में। देखिए ये सब होता है फरवरी या मार्च में। ठीक है, तो फरवरी या मार्च में होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मार दिया था 1918 में, 1918 में। ठीक है, इस सबको फांसी मानी कि गोली मार दिया जाता है 1918 में, गोली मार कर। ये जो वंश था, ये जार निकोलस द्वितीय, सब कौन था, किस वंश के, रामनो वंश के। ठीक है, रामनो वंश की समाप्ति कर दिया जाता है, रामनो वंश को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, फरवरी या मार्च की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो फरवरी या मार्च की क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, जिसको हटाने के लिए रूस की जनता ने सेंट पीटर्स महल की ओर बढ़ा, जिसके कारण वहां के राजा जार निकोलस द्वितीय ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार सैनिक ने गोली नहीं चलाया, जिसके कारण जनता को मन बढ़ गया और उन्होंने जनता को माने और उत्साह जो होता है वो बढ़ गया। ठीक है, उत्साह बढ़ गया, जिसके कारण जनता ने यहाँ के शासक को बंदी बना लिया और इसकी पत्नी सबको बंदी बना करके, और ये 1918 में क्या कर दिया, मैंने गोली मार करके हत्या कर दिया, जिसके कारण रामनो वंश की समाप्ति हो गया। ठीक है, ये है फरवरी या मार्च की क्रांति, जिसका नाम
मुंसेवी क्रांति भी कहते हैं। और इस फरवरी या मार्च की क्रांति के तहत यहाँ पे केरेंस्की का शासन आ गया, ठीक है। केरेंस्की मैंने यह अमीरों की बात ज्यादा मानता था, ठीक है। केरेंस्की क्या होता है, बाद में जाकर के अमीरों का बात बहुत ज्यादा मानेगा, फिर यह गरीब को बात नहीं मानेगा। जब गरीब का बातें नहीं मानेगा, किसान का बातें नहीं मानेगा और मजदूर का बातें नहीं मानेगा, तो मजदूर किसान और जो मजदूर है, किसान है, गरीब है, ये सब क्यों माने कि इसको राजा बनाया, ठीक है। तो फिर अब इसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है, क्योंकि विद्रोह देखिए जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ विद्रोह का 3 माने कि प्रमुख कारण था। यह कारण जार निकोलस द्वितीय को जनता बार बार बोलता था कि आप युद्ध बंद कीजिए, जो युद्ध में है आप युद्ध से रुकिए, युद्ध से माने कि आप निकलिए, क्योंकि युद्ध में कुछ फायदा है नहीं। बेगरबाद के घट्टी में हम सब जा रहे हैं और जितना भी मेरा जो खजाना है जो सब समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। तो यह नहीं रोक रहा था, जिसके कारण जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ क्या कर दिया गया, विद्रोह किया गया था। और केरेंस्की माने कि आन बान शान के लिए ये भी बोलता है कि हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। अब बोलता है जनता जी भाई हम इसको लाए हैं तो हम अपने लिए लाए हैं, हमारा बात सुनेगा, लेकिन ये भी बात नहीं सुन रहा, ठीक है। और उधर से जर्मनी से भी दिमाग लगा रहा है, जी राजा हट गया, दूसरा राजा आ गया, ये भी युद्ध से नहीं हट रहा है, तो जर्मनी दिमाग लगाता है कि काहे नहीं एक व्यक्ति को भेज दिया जाए, क्योंकि खूनी रविवार जो है, कहाँ गया खूनी रविवार, खूनी रविवार जब होता है, यह खूनी रविवार के समय, इस खूनी रविवार का जो होता है घटना, इस घटना में लीडर एक व्यक्ति था लेनिन। और लेनिन साम्यवाद को मानने वाला व्यक्ति था, ठीक है। ये अपने विद्यार्थी जीवन में साम्यवाद का प्रचार भी करता था, ठीक है। ये लेनिन क्या कर रहा था, साम्यवाद का प्रचार भी कर रहा था। तो सोचा जी काहे नहीं इसको हम क्या कर दे, इसको लाए, कहाँ है, तो दिमाग लगाया जी जार निकोलस द्वितीय ने लेनिन को क्या कर दिया था, ये रूस से निकाल दिया था, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय रूस से निकाल दिया था और जार निकोलस द्वितीय क्या हो गया, मृत्यु हो गया, क्योंकि फरवरी या मार्च की क्रांति में ही जार निकोलस द्वितीय का मृत्यु हो गया। अब क्या करता है, लेनिन को खोजता है, तो लेनिन मैंने स्विट्जरलैंड में था, ठीक है। तो वहां से बुला कर लाता है लेनिन को, ठीक है। और लेनिन को बुला कर लाता है और लेनिन को बोलता है जब फिर से इसके लिए क्रांति कीजिए, केरेंस्की के लिए। तो अब लेनिन आता है रूस में और लेनिन क्रांति करता है केरेंस्की के खिलाफ, ठीक है। अब जनता को बोलता है अभी आप सबको माने कि आप सबका शासन नहीं आया है, अब एक और माने क्रांति कीजिए और एक और क्रांति करके और जनता का शासन लाइए, ठीक है। तो क्या केरेंस्की फरवरी या मार्च की क्रांति के बाद जनता का शासन आ गया था, तो नहीं, फरवरी या मार्च की क्रांति के बाद जनता का शासन नहीं आया था, गरीबों का शासन नहीं आया था, गरीबों का मसीहा नहीं आया था, ठीक है। तो अब होता है 1917 ईस्वी में ही अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, ये अक्टूबर के समय 25 अक्टूबर के समय यह क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है क्रांति, केरेंस्की के खिलाफ स्टार्ट कर देता है लेनिन, ठीक है। लेनिन के बारे में अगर जानिएगा विशेष तो है नहीं, 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ, ठीक है। और इसकी लेनिन का मृत्यु होगा 1924। देखिए 22 अप्रैल 1870 को लेनिन का मृत्यु जन्म होता है और 21 जनवरी 1924 को लेनिन का मृत्यु होगा, ठीक है। लेनिन के बारे में, लेनिन विद्यार्थी जीवन में समाजवाद के मानने वाला था, साम्यवाद का प्रचार भी करता था, ठीक है। लेनिन के भाई को मतलब है जी जार अलेक्जेंडर प्रथम को तो मान की हत्या के विरोध में गोली मार दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं लेनिन के बारे में, अक्टूबर या नवंबर की क्रांति के बारे में। अक्टूबर या नवंबर की क्रांति के बारे में चलिए जान लीजिए, तो क्या है अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, यह 25 अक्टूबर को स्टार्ट होता है, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर की क्रांति का दूसरा नाम बोल्शेविक क्रांति भी है। अक्टूबर या नवंबर की क्रांति का दूसरा नाम बोल्शेविक क्रांति है। इस बोल्शेविक क्रांति के तहत क्या किया जाता है, तो इस बोल्शेविक क्रांति के तहत केरेंस्की को यहाँ पर केरेंस्की के शासन को हटा दिया था, क्योंकि फिर यहाँ पर लोगों का भी क्या करता है, सेंट पीटर्स महल की ओर बढ़ेगा, ठीक है। सेंट पीटर्स महल की ओर बढ़ता है तो फिर केरेंस्की दिमाग लगाता है कि अगर कहीं हमको जनता सैनिक फिर साथ नहीं दिया क्या होगा, तो हमको मार दिया जाएगा, जैसे कि रामनो वंश की समाप्ति कर दिया गया। तो अब यहाँ से यह भाग निकलता है, ठीक है, यहाँ से भाग निकलता है, जिसके कारण अक्टूबर या नवंबर की क्रांति या अक्टूबर के अनुसार 25 अक्टूबर को और नवंबर के अनुसार इन्हें 13 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 7 नवंबर, 13 जोड़ेंगे, हाँ 7 नवंबर को स्टार्ट होता है। देखिए
क्वेश्चन अक्टूबर या नवंबर की क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है अक्टूबर या नवंबर की क्रांति के समय रूस का सम्राट क्रेंस्की था। इसको हटाने के लिए लोगों का भीड़ ने सेंट जो इनके महल था सेंट पीटर्स महल की ओर बढ़ने लगे, जिसके कारण क्रेंस्की यहाँ से भाग निकला। जिसके बाद यहाँ पर जनता का शासन आ गया, क्योंकि जनता के जो प्रमुख नेता थे इस अक्टूबर नवंबर की क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे लेनिन। ठीक है, लेनिन का शासन आ गया। ठीक है, और लेनिन जनता को बहुत ही मानता था। ठीक है, लेनिन जनता को बहुत ही मानता था। ठीक है, जनता के लिए यह मसीहा के रूप में साबित हुआ रूस में। ठीक है, तो अक्टूबर या नवंबर की क्रांति का दूसरा नाम बोल्शेविक क्रांति है। ठीक है, यह अक्टूबर में 25 अक्टूबर के स्टार्ट हुआ था, नवंबर में 7 नवंबर को, क्योंकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके तहत जनता रूस में जनता वर्ग का शासन स्थापित होता है और जनता वर्ग के शासक लेनिन को बनाया जाता है। ठीक है, लेनिन का पूरा नाम इवानोविच व्लादिमीर लेनिन है। इवानोविच व्लादिमीर। ठीक है, इवानोविच व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, लेनिन का पूरा नाम है। चलिए, आई होप कि आपको फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति समझ में आया होगा। अक्टूबर की क्रांति ध्यान से माने कि लिखिएगा, अक्टूबर की क्रांति ज़्यादा VVI है, क्योंकि अक्टूबर की क्रांति, अब एक बार और सुन लीजिए, अक्टूबर की क्रांति के समय, अक्टूबर की क्रांति के तहत रूस का सम्राट लेनिन बनता है। अक्टूबर या नवंबर की क्रांति को ही हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। देखिए, बोल्शेविक क्रांति और मोन्शेविक क्रांति में अंतर बस इतना है, मोन्शेविक क्रांति में के तहत क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति को समय अमीरों का शासन आया था, अमीरों का। ठीक है, अमीरों का शासन आएगा। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के तहत गरीबों का शासन, गरीबों का शासन। ठीक है, जब अमीरों का शासन आएगा, अमीर वर्ग कम होता है। ठीक है, तो इसमें जनता माने कि जनसंख्या कम था, इसमें जनसंख्या भरपूर था। ठीक है, अब क्या होता है, तो यह मैंने फरवरी की क्रांति के तहत क्या होता है, अब लेनिन का शासन आता है और लेनिन क्या करता है, बोलता है जो आप सब जो इसके खिलाफ विद्रोह किए हैं, क्यों किए हैं, तो इसका रीजन यही था जो आप सब चाह रहे थे युद्ध बंद करने के लिए। तो यह क्या करता है, लेनिन जर्मनी से, तो पहली जर्मनी ही इसको बन की भेजता है, तो जर्मनी से क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है रूस एवं जर्मनी समझौता करता है। ठीक है, संधि करता है। ठीक है, उस संधि का नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करता है और क्या कर देता है, यह मैंने युद्ध से बाहर निकल जाता है। ठीक है, युद्ध से बाहर निकल जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत 1918 के करीब में, 1918 में युद्ध से, 1917 में ही मुख्य रूप से युद्ध से बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1917 ही मानते हैं, 1917 में ही यह युद्ध से बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, लेनिन जो है, लेनिन कहाँ गया, लेनिन, ये लेनिन क्या करता है, इवानोविच व्लादिमीर लेनिन यहाँ पर अप्रैल तिथि योजना देता है। 1917 में ही क्या करता है, अप्रैल तिथि योजना लेनिन देता है, अप्रैल तिथि योजना, अप्रैल थीसिस योजना। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं अप्रैल थीसिस योजना। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस योजना में लेनिन बोलता है जो हम आपको भूमि देंगे, हम आपको क्या करेंगे, ये पहली बात तो अप्रैल थीसिस योजना के तहत क्या किया जाता है, लेनिन आकर के युद्ध समाप्त कर देता है। ठीक है, युद्ध समाप्त करेगा। ठीक है, बोलता है जो हम आपको क्या करेंगे, भूमि देंगे, भूमि देंगे। ठीक है, आपको हम भूमि देंगे और माने कि रहने के लिए भूमि देंगे, खाने के लिए रोटी देंगे और युद्ध बंद करेंगे, माने कि शांति भी देंगे, शांति, भूमि, शांति, रोटी। ठीक है, अप्रैल थीसिस योजना 1917 को होता है, माने कि लेनिन अप्रैल थीसिस योजना देता है। क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस योजना से आप क्या समझते हैं, तो ये बतलाना होगा। अप्रैल थीसिस योजना वो लेनिन लाता है, अप्रैल थीसिस योजना लेनिन लाता है। इसके तहत
लेनिन क्या करता है, गरीबों को, अपने किसानों को, मजदूरों को भूमि देने का, रोटी देने का और शांति का वादा करता है। ठीक है, अप्रैल 36 योजना कब लाया था, 1917 को। ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि 1917 को होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लेनिन गरीबों का बहुत बड़ा मसीहा उभर करके बन जाता है। ठीक है, और सब बात मान लेता है। और यह हम सूर्य मतलब है जो लेनिन है, लेनिन यह समाजवाद को मानता था, समाजवाद को मानता था। और आपको पता है समाजवाद में क्या होता था, तो इसमें मैंने क्षमता के अनुसार काम किया जाता था और आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता था समाजवाद में। तो पार्ट 1 में बताया है जो समाजवाद में क्या किया जाता था, तो जितना आपको क्षमता है, ठीक है, उतना काम कर लीजिए, आपको जितना आवश्यकता होगा उतना ही क्या करेगा, रुपया मिलेगा। ठीक है, उसके अनुसार वेतन मिलेगा आवश्यकता के अनुसार। तब क्या होता है, अब रूस विकास करने लगता है और इस साम्यवाद लागू कर देता है कहाँ पे, रूस में। जिसके कारण रूस में अब जो लोग खेती करते हैं, जो खेती उती करेंगे, तो क्या करता है, जितना खेती करेंगे तो उस सब कौन ले लेगा, सरकार ले लेगा। ठीक है, और जितना जरूरी होगा, जितना खाने के लिए, जब मान लीजिए जो साल भर के लिए आपको 10 कुंटल जरूरी है तो 10 कुंटल दे देगा और सबको ले लेगा, सरकार ले लेगा। ऐसे किया लेनिन, तो सब जनता सोचने लगा कि भाई इसमें हमारा क्या नफा है, हम इतना बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं, इससे हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब तो लेनिन को फायदा है। हकीकत में लेनिन को फायदा, पूरे रूस को फायदा हुआ था और रूस बहुत ही विकास कर गया था। ठीक है, लेकिन इससे तो जनता को कुछ फायदा नहीं था, विशेष जनता को फायदा था नहीं ना, क्योंकि इसमें तो सब लेनिन का फायदा था और रूस का फायदा था। ठीक है, इसलिए जनता दिमाग लाया अब हम मैंने खेती नहीं करेंगे, खेती करेंगे ज़्यादा तो क्या करेंगे, जो हमको होगा, जितना हमको खाने लायक बचेगा, मानी कि होगा, जो हम इतना में भर यानी कि एक सीजन जला सकते उतना रखेंगे, बाकी बात सबको जला देंगे। और ऐसा ही करने लगा जनता। अब लेनिन भी परेशान हो गया जी भाई अब क्या करे, अब क्या करे। ठीक है, तो लेनिन क्या करने लगा, यहाँ पर लेनिन करता है क्या बोलता है, नई आर्थिक नीति का स्थापना करता है, नई आर्थिक नीति। ठीक है, नई आर्थिक नीति। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा नई आर्थिक नीति, इसको इंग्लिश में कहेंगे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, नेप, NEP। नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, याद रखिएगा नई आर्थिक नीति के बारे में। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है, लेनिन। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन, या 1921 ईस्वी में देता है, 1921 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति कब लाया जाता है, 1921 ईस्वी में। कौन लाता है, तो नई आर्थिक नीति लाता है लेनिन। कौन लाता है, लेनिन। ठीक है, और लेनिन जब क्या लाता है, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति के तहत क्या बोलता है लेनिन, कुछ बात को मानी कि बोलता है जनता से, आपको क्या करते हैं, जो सरकार का जमीन है अब आपको हम जमीन देते हैं। ठीक है, मानी कि खेत का मालिक कौन होगा, किसान होगा, जमीन का मालिक जब क्या होगा, किसान होगा। जमीन का मालिक किसान को बना दिया, ठीक है, जमीन का मालिक किसे बना दिया, जमीन का मालिक किसान को बना दिया। ठीक है, अब बतला दिया गया जो उद्योग में अगर यानी दूसरा काम किया गया, जमीन का मालिक किसान को बना दिया और बोल दिया जो आप जमीन का मालिक रह जाइए, बशर्ते अब हमको क्या कीजिए, कुछ टैक्स दे दीजिएगा। ठीक है, लिमिटेड टैक्स कर दिया जी, इतना अगर खेत लीजिएगा इतना दे दीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, टैक्स तो आदमी दे देता था किसान, और बहुत ज़्यादा उपज करता था, क्योंकि इससे ज़्यादा फायदा था, क्योंकि जितना उपज होगा उतना सब तो किसान को फायदा होगा, क्योंकि लिमिटेड टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके बाद बोला लेनिन जो उसके बाद अब सब उद्योग का मालिक जितना था, जितना उद्योगपति था, ठीक है, जो चलाता था उद्योग, उस सब जो उद्योग चलाता था सब उद्योग को सरकार के अधीन ले लिया। ठीक है, सरकार के अधीन ले लिया, तो फिर छोटा मोटा भी तो उद्योग होता है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक है, तो उस सब यानी क्या हो गया, नाराज होने लगा। फिर सोचा लेनिन जी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की जनसंख्या ज़्यादा है, इसको अगर नाराज करेंगे तो फिर विद्रोह हमारे खिलाफ ही न कर दे। ठीक है, तो वह फिक्स कर दिया कि 20 से कम श्रमिक जिस उद्योग में काम करेंगे उस उद्योग का मालिक उद्योगपति को बना दिया। अब 20 से अधिक जो लोग काम करेंगे जिस उद्योग में, उस उद्योग को क्या कर लिया, सरकार के अधीन ले लिया। ठीक है, तो 20 से कम श्रमिक वाले
वाले कार कारखाना कारखानों में 20 से कम श्रमिक वाले कारखानों का मालिक स्वामित्व को बना दिया। क्या बोलते हैं, मैंने व्यक्ति को बना दिया। माने कि 20 से कम व्यक्ति जिस कारखाना में काम करेंगे उस कारखाना का मालिक माने कि व्यक्ति रह जाएगा, जो मेन व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन 20 से अधिक रहेगा तो वो सरकार के अधीन चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, ये नई आर्थिक नीति में यह किया गया था। और हम क्या कर सकते हैं, तो विदेशी जो निवेश है, विदेशी निवेश को क्या किया था, अपनी मैंने कि यहाँ आने की क्या किया था, अनुमति दे दिया था। विदेशी निवेश को आने की अनुमति, विदेशी निवेश को आने की अनुमति, विदेशी निवेश को आने की यानी कि रूस में आने की क्या कर दिया था, अनुमति किया था, ठीक है। और बोल सकते हैं, और बैंक प्रणाली का स्थापना किया था। बैंक प्रणाली की स्थापना, ठीक है। बैंक प्रणाली के क्या करता है, स्थापना करता है। ये सब अच्छा काम करता है। अब दिक्कत होता है पूरी दुनिया, ठीक है। पूरे दिक्कत किस होता है, तो पूरी दुनिया को दिक्कत होता है कि भाई अब अच्छा ही काम कर रहा है, जिसके कारण कहीं हमारे भी देश में जो पूंजीवाद देश था उस सबको दिक्कत होता है, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब जो देश है, इस सबको दिक्कत होता है। अब सोचता है जब पूंजीवाद मेरा देश है, अगर हमारे खिलाफ भी अगर विद्रोह हमारी जनता कर दे, हमारे देश की जनता, इसलिए क्या कर दिया, देखिए पहले तो यहाँ पर लेनिन के खिलाफ भी विद्रोह होता है। ऐसा नहीं है कि लेनिन अच्छा शासक है इसके खिलाफ विद्रोह नहीं होता है, ठीक है। लेनिन के खिलाफ जो विद्रोह होता है, तो लेनिन अपने खिलाफ जो विद्रोह होता है, तो अपने खिलाफ जो विद्रोह को निपटने के लिए पुलिस दास्ता का एक स्थापना करता है। पुलिस वर्ग का स्थापना करता है, जिसे वहाँ पे चेका कहा जाता है, पुलिस दास्ता, ठीक है। तो हम जानते हैं पुलिस दास्ता वर्ग, रूस में पुलिस दास्ता वर्ग को क्या कहा जाता है, चेका, ठीक है। यह चेका कौन था, तो एक पुलिस दास्ता वर्ग, ठीक है।